क्या पढ़ा न्यूट्रिशन, अपन ने न्यूट्रिशन में, अपन ने न्यूट्रिशन में प्लांट के बारे में पढ़ा, जो अमीबा है उनके बारे में पढ़ा, और पैरामीशियम और ह्यूमन इनके बारे में पढ़ा। ठीक है। न्यूट्रिशन का मकसद क्या होता है, व्हाट इज द मेन मोटो ऑफ न्यूट्रिशन, हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन क्यों होता है, ये प्रोसेस क्यों होता है। न्यूट्रिशन प्रोसेस हमारे, किसी भी जीव को न्यूट्रिशन प्रोसेस इसलिए करना पड़ता है क्योंकि उसको जिंदा रहने के लिए कुछ न्यूट्रिएंट्स चाहिए और एनर्जी चाहिए। न्यूट्रिएंट्स प्लस एनर्जी। न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, वो खास चीजें जिसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। ठीक है, हमारी बॉडी जिंदा नहीं रह पाएगी। वो कौन कौन से हमारे, अगर हमारी बात करूं तो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है, ये सब चीजें हैं, फैट्स, इनके बिना हमारी बॉडी जिंदा नहीं रह पाएगी, ये हमें चाहिए ही चाहिए। ये हमारे न्यूट्रिएंट हो गए। जैसे प्लांट के भी न्यूट्रिएंट है, हर जीव के अपने अपने न्यूट्रिएंट, समझ गए। और प्लस हर जीव को चाहिए एनर्जी। हर जीव को एनर्जी कहां से मिलती है, ग्लूकोज से, कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ जीव अपना ग्लूकोज खुद बनाते हैं। देखो, मैं ग्लूकोज को छोड़ू साइड में, तो उसके अलावा जो न्यूट्रिएंट है वो हर जीव बाहर से लेता है। प्लांट भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैंगनीज कहां से लेता है, जमीन से लेता है, वो भी खुद नहीं बनाता। हम भी विटामिन, प्रोटीन कहां से लेते हैं, बाहर से लेते हैं। एक चीज ऐसी है ग्लूकोज, ठीक है, वो हम जो है वो बाहर से लेते हैं, इसलिए हम क्या कहलाते हैं, हेटेरोट्रॉपिक। और प्लांट अपना ग्लूकोज क्योंकि खुद बनाते हैं, इसलिए इसलिए उसे बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। ठीक है ना, ये फर्क है ऑटोट्रॉप से हेटेरोट्रॉप से, बस इतना ही फर्क है। बाकी जो उसके अलावा जो चीजें हैं हम सब बाहर से लेते हैं, प्लांट भी बाहर से लेता है, बस सिर्फ ग्लूकोज वो खुद बनाता है। कौन से प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया। ओके, और कल हमने अच्छे से डीप में समझ लिया ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, मालूम है ना, सही है। उसमें कैसे खाना एंटर होता है माउथ से, है ना, कितना कुछ जटिल प्रोसेस है अंदर, कितना कुछ सिस्टमेटिक तरीके से काम हो रहा है, और जो डाइजेशन है वो होता है बॉडी के अंदर में, कोई दिक्कत नहीं। ओके, देखो न्यूट्रिशन तो हो गया। न्यूट्रिशन ने हमें क्या क्या दे दिया, ग्लूकोज। हर जीव को न्यूट्रिशन ने ग्लूकोज प्लस वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो दे दिया। सही बात है। देखो न्यूट्रिएंट तो ठीक है, वो काम हो गया, मेन चीज ये है ग्लूकोज। ये हमें क्या देगा, क्या देगा, ये हमें एनर्जी। सही बात है। अरे यस और नो, मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई। हमारी बॉडी में एक अलग से पूरा सिस्टम है ताकि हम ग्लूकोज से एनर्जी निकाल पाए। देखो मान लो कि आपने ग्लूकोज ले लिया, वो ग्लूकोज कहाँ जाएगा, हमारे सेल में जाएगा, समझ गए। हम जब खाना खाएंगे, प्लांट भी जब बनाता है ग्लूकोज, तो वो ग्लूकोज अपने हर सेल में भेज देता है। पता ना, प्लांट में जाइलम फ्लोएम होते हैं। हमारे अंदर वो कौन करता है, ब्लड। कौन करता है, वो ब्लड, समझ गए। तो अभी हर सेल के अंदर क्या पहुंच गया है, ग्लूकोज। अब ग्लूकोज पहुंचने से एनर्जी मिलती नहीं है। मान लो क्या वो सब्जी बनानी है, आपने टमाटर, मिर्चा सब लाके रख दिया, गैस ही नहीं है, आग ही नहीं है, सब्जी कैसे बनाओगे। आपको कोई तो हीट चाहिए, भले वो हीट सोलार के रूप में हो, इलेक्ट्रिक सगड़ी के रूप में, हीट ही नहीं आपके पास में, तो सब्जी बनेगी क्या, नहीं। सही बात है। वैसे ही सिर्फ क्या हुआ, थोड़ा धीरे कर दे बोले, एक स्टेप धीमा कर दे, वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, कोई बात नहीं। अब सुनो, ग्लूकोज जैसे हमारे सेल में पहुंचता है, एक बार ग्लूकोज से सीधा एनर्जी मिलती नहीं। ग्लूकोज से एनर्जी निकालने के लिए पूरा अलग सिस्टम होता है। सोचो, ग्लूकोज अंदर लाना था तो एक सिस्टम अलग है, ग्लूकोज आ गया, अब हर सेल को क्या मिल चुका है, ग्लूकोज। ग्लूकोज से एनर्जी निकलेगी नहीं हमारे बॉडी में, वो ग्लूकोज अंदर पड़ा रहेगा, सड़ जाएगा, कोई काम का नहीं है हमारा। कब तक, जब तक हमारे बॉडी के हर सेल में ऑक्सीजन नहीं चलेगा। जब तक ऑक्सीजन जाएगी नहीं, वो ऑक्सीजन ग्लूकोज से रिएक्शन नहीं करेगी, तब तक और एनर्जी निकलेगी नहीं। मतलब एनर्जी निकालने के लिए क्या क्या जरूरी है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ये हमारे अंदर बात कर रहा है, ठीक है। कुछ जीव ऐसे हैं, पता हम हर एक जीव में पता कॉमन क्या है, दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम सब में एक चीज कॉमन है, हम सबको एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है। ये बात समझ गए। भले वो सिंगल सेल अमीबा हो, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, प्लांट हो, एनिमल्स हो, ह्यूमंस हो, पक्षी, मछलियां, कोई भी हो, सबको एनर्जी मिलेगी ग्लूकोज से। हम सबके न्यूट्रिएंट अलग अलग हो सकते हैं। प्लांट का न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन, हमारा प्रोटीन,
ओके, हमारे न्यूट्रिएंट भले अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, पर ये चीज सब में कॉमन रहेगी। भाई प्लांट को थोड़ा बहुत फॉस्फोरस कम चाहिए होगा, हमको थोड़ा ज्यादा चाहिए होगा, समझ गए ना, वो हमें अलग हो सकता है, पर हम सब में एक चीज कॉमन है, वो है ग्लूकोज। ये सबको चाहिए, एनर्जी सबको इसी से मिलती है। अर्थ की बात कर रहा हूँ, अर्थ का जितने भी जीव है सबको एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से। अब ग्लूकोज से एनर्जी ऑटोमेटिक निकलती नहीं, ग्लूकोज से अगर एनर्जी को बाहर निकालनी है तो उसके लिए पूरा प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, उसका नाम क्या है, रेस्पिरेशन। समझ गए? अब देखो दुनिया में अलग अलग जीवों के सिर्फ नोट्स खोलो अपने, और उस नोट्स में या बुक भी खोल दो, बोले रेस्पिरेशन वाला टॉपिक खोलो। पेज नंबर 18 पे है टॉपिक। तो आज हम रेस्पिरेशन डिस्कस करेंगे अच्छे से, ठीक है। रेस्पिरेशन का मकसद क्या है? रेस्पिरेशन का मकसद है फूड में से एनर्जी को निकालना। क्या निकालना? ओके, ये एक प्रोसेस है जो फूड में से एनर्जी को रिलीज करवाएगा। तो रेस्पिरेशन फूड में से एनर्जी रिलीज। जब मैं फूड बोलता हूं मतलब ग्लूकोज, समझ गए ना? अरे हाँ के ना, जब मैं फूड बोलता हूं मतलब ग्लूकोज, वो फूड में से क्या रिलीज करवाएगा? एनर्जी। हमारे ग्लूकोज ऑटोमेटिक एनर्जी रिलीज करता नहीं, समझ गए? अब देखो दुनिया में भांति भांति के जीव है, सही है। कुछ जीव ऐसे हैं जो ग्लूकोज से अगर एनर्जी निकालनी है उनको, तो उनको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के बिना वो एनर्जी निकाल पाएंगे नहीं, उसमें हम आता है। और कुछ जीव ऐसे हैं जो ग्लूकोज से चाहते हैं एनर्जी निकले तो वो बिना ऑक्सीजन के कर देंगे ये काम। तो कुछ सम ऑर्गेनिज्म कैन ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज विथ हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, इसमें हम आएंगे। कुछ और चीजें होगी जो ग्लूकोज से एनर्जी निकालेगी पर बिना ऑक्सीजन के, उनको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, ठीक है। दो तरह के जीव है दुनिया पर। तो उसी तरीके से रेस्पिरेशन भी दो तरीके का है, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब सबसे पहले मैं बताता हूं एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि हमारे अंदर होता है। अच्छा मेरी बात सुनो, रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन, अब वो सर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक ही है क्या? नहीं, प्लांट फोटोसिंथेसिस की हेल्प से सिर्फ ग्लूकोज बनाते हैं, उससे एनर्जी निकल नहीं सकती है, समझ गए? अगर प्लांट को ग्लूकोज से एनर्जी निकालनी है तो उसको क्या करना पड़ेगा? रेस्पिरेशन। तो ये अलग ही प्रोसेस है पूरा, समझे कि नहीं समझे? यस और नो? इतनी बात क्लियर हो गई तो ठीक है। रेस्पिरेशन दो तरह का है, एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन इसमें क्या होता है तो समझना, इसमें जो ग्लूकोज होता है उससे क्या निकलती है? एनर्जी विथ ऑक्सीजन, समझ गए? विथ O2, O2 मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आएगा तब निकलेगी एनर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, ये पूरी एक रिएक्शन है। तो क्या सुनो, मान लो कि ये हमारी बॉडी का एक सेल है, समझ गए? हमारी बॉडी के सेल में क्या पहुंच गया? ग्लूकोज। कैसे पहुंचा? हमने खाना खाया, पहुंचा ग्लूकोज, और आगे ना फिर हम सांस लेंगे तो वो जो ऑक्सीजन है फिर वो पहुंचेगा कहाँ पे? सेल में, और वो ग्लूकोज ऑक्सीजन रिएक्शन करेंगे। तो ये कुछ नहीं है, एक रिएक्शन है। तो क्या वो रिएक्शन का नाम क्या है? तो सुनना, वो रिएक्शन ये है C6H12O6, ग्लूकोज प्लस O2 will give 6CO2 plus 6H2O plus ATP, या उसे हम बोलेंगे एनर्जी। क्या बोलेंगे? ये क्या है? ग्लूकोज। ये क्या है? ऑक्सीजन। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या है? पानी। तो ये क्या है? एनर्जी। देखो होता कुछ नहीं है, हम खाना खाते हैं, सेल में क्या पहुंच गया? ग्लूकोज। हम ब्रीदिंग करते हैं, क्या पहुंच गया सेल में? ऑक्सीजन। सेल में दोनों में रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के बाद में तीन चीज बनेगी,
कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और ATP। ATP मतलब एनर्जी निकली, कोई दिक्कत नहीं। और यही एनर्जी है जो हम हर जगह यूज करते हैं, पलक झपकाने में, सोचने में, यू करने में, ऐसा करने में, कुछ भी। हम हर जो एक्टिविटी कर रहे हैं वो इसकी हेल्प से करते हैं। बात समझ आ गई? सो व्हाट इज एरोबिक रेस्पिरेशन? तो देखो, द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लू, देखो यहाँ पे पायरुवेट लिखा हुआ है, ये क्या है मैं समझाऊंगा। आप चाहो तो पायरुवेट की जगह पे ग्लूकोज भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, दोनों ही सही है। ये पायरुवेट क्या है मैं इसको आगे समझाऊं, जब मैं डीप में समझाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, अभी समझो। द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज with the help of oxygen, in the presence of oxygen to release energy is known as aerobic respiration। ये किसमें होता है पता है? ह्यूमंस, प्लांट्स। प्लांट भी बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज से एनर्जी निकाल सकता नहीं है, तो प्लांट में कौन सा रेस्पिरेशन होता है? एरोबिक रेस्पिरेशन। हर वो जीव जो ऑक्सीजन की हेल्प से निकालेगा एनर्जी ग्लूकोज से, वो किस में आएगा? एरोबिक रेस्पिरेशन। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ आ गई? अरे हाँ के ना। सो इसके एग्जांपल हम CO2 हम एक्सेल करते थे, ATP मैं सब बताऊंगा, अभी तो मैं सिर्फ स्टार्टिंग करूंगा, अभी मैं डीप में घुसना सब समझना है कि ये CO2 OTP सब कहाँ जाता है, कैसे निकलता है, सब मालूम पड़ेगा, थोड़ा वेट करना है। अभी वैसे आपको इसके टाइप बता रहा हूँ। अच्छा देखो, ये जो नंबर लिखे हैं मैंने, ये इसको बैलेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। वो कारण क्या है सब समझाऊंगा आपको, ठीक है। आपने एक दफा पढ़ा था वो, मास हमेशा कंजर्व होता है, एक केमिकल रिएक्शन पढ़ा था ना आपने, मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ प्रोडक्ट, उसका फंडा है। अभी ध्यान रखना कि ये सिक्स आपको लगाना है बैलेंसिंग के लिए, ठीक है। इसलिए कैसे करते हैं ये भी सीख जाओगे। वैसे थोड़ा दिमाग लगा तो आप समझ सकते हो। इधर कितने से कार्बन है? इधर 6, तो इधर भी कितने होने चाहिए? 6। अगर आप ये 6 नहीं लगाओगे तो कितना कार्बन है? केवल 1, कोई नंबर नहीं, मतलब 1, तो बैलेंसिंग के लिए लगाता है, ठीक है। तो भी ध्यान रखना, ये रिएक्शन ध्यान रखना है, ये एरोबिक रेस्पिरेशन की रिएक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं एनएरोबिक पे, आते हैं किस पे आते हैं? एनएरोबिक। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, इसमें क्या होता है? इसमें भी ग्लूकोज से निकलती है एनर्जी, बट विदाउट ऑक्सीजन। समझ गए? ऑक्सीजन नहीं चाहिए, विदाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बिना निकलती है एनर्जी। देखो दुनिया में कितने अलग तरह के जीव हैं, भगवान ने हमको क्या पावर दी है कि हमको ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी निकालने के लिए, और कुछ ऐसे भी जीव है जिनको चलो तुमको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, जाओ तुम बिना ऑक्सीजन के निकालो एनर्जी को, कहाँ से? ग्लूकोज से। तो वो जीव किसमें आएंगे? एनएरोबिक रेस्पिरेशन में आएंगे। अब इसमें ये भी रिएक्शन है, यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं चाहिए, तो देखो ये क्या होता है, इसमें ऐसा होता है, इसमें सिर्फ ग्लूकोज होगा, C6H12O6, इसमें C2H5OH, जिसे लोग पी के मदमस्त हो जाते हैं, इथेनॉल, एल्कोहल, वो बनता है, ठीक है। फिर 2CO2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ATP मतलब एनर्जी। तो अगर जो जीव ग्लूकोज में से एनर्जी निकाल रहा है पर ऑक्सीजन के बिना, बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होगी वहां पर, बिल्कुल कोई ऑक्सीजन नहीं, तो वहां पर ये रिएक्शन होगी। ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, उनकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज टूट के क्या बनेगा? ये, इसका नाम है इथेनॉल। क्या नाम है? इथेनॉल। और इसका नाम है कार्बन डाई, और फिर क्या निकलता है? एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आई? अच्छा दोनों को कंपेयर करो। अच्छा दोनों में क्या क्या कॉमन चीज है? दोनों में ग्लूकोज है, दोनों में कार्बन डाइऑक्साइड, दोनों में एनर्जी होती है। दोनों में फर्क क्या? फर्क है ये ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे पानी भी निकलता है, यहाँ पे वाटर निकलता नहीं है। एक तो ये फर्क। ये किसमें होता है? ह्यूमंस में, एनिमल्स में, प्लांट में ये होता है। ये किसमें होता है? ये ईस्ट में होता है। आप समझो ईस्ट पाउडर, ईस्ट एक सिंगल सेल का जीव है, वो बिना ऑक्सीजन के ग्लूकोज में से क्या निकाल देता है? एनर्जी। बात समझ में आ गई? ओके। और ये है इथेनॉल। अमीबा में होगा? नहीं, अमीबा नहीं होगा, वो ऑक्सीजन चाहिए उसको। ग्लूकोज में से बिना ऑक्सीजन के निकाला तो क्या बना? इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है पता है? जैसे हम शराब बोलते हैं, और शराब बनाने में इसी का यूज होता है, यही रिएक्शन यूज करते हैं। आप कुछ नहीं करते, पता क्या करते हैं? पानी ये क्या क्या बोलते हैं इसे? अंगूर।
अंगूर से ही बनती है, द्राक्ष या फिर जव, पता है वो धान बोलते हैं जिसे, हाँ, जो बादाम जव, से भी हाँ, बनते हैं ना। उसको क्या करते हैं एक डब्बे में डाल के थोड़ा गीला वीला कर देते हैं उसको थोड़ा सा, है ना, पानी वानी में, और फिर उसमें उसमें डालते हैं ईस्ट। अब द्राक्ष में उसमें क्या होता है, उसमें होता है ग्लूकोज। वो किसको मिलता है, ईस्ट को। ईस्ट खाता है उसे और बदले में क्या बनाता है, इथेनॉल। इथेनॉल पानी में मिक्स हो जाता है, शराब पानी में मिक्स हो गई, CO2 गैस है, बाहर निकल जाता है, बस पियो ऐश करो। पटाखे से भी बनता है, पटाखे। उसमें यूज यही होता है, यही रिएक्शन यूज होती है। प्लांट्स तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं फिर ओके, अब आप सोचोगे कि सर प्लांट, हमने पढ़ा था उस कार्बन फोटोसिंथेसिस में कि सर वहाँ प्लांट ने CO2 लिया था और क्या छोड़ा था, ऑक्सीजन। अब यहाँ पढ़ रहे हैं कि प्लांट को ऑक्सीजन भी चाहिए। हाँ बिल्कुल, प्लांट को दोनों चाहिए। जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा ना तो क्या छोड़ेगा, ऑक्सीजन, और जब उसको ये करना होगा तो वो क्या छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट दोनों करता है, वो ये रात को करते हैं। प्लांट दोनों करता है, दोनों काम एक साथ में करता है। अभी तो आपने झूठ पढ़ा, आधा अधूरा पढ़ा है। प्लांट ऑक्सीजन छोड़ता भी है, लेता भी है, प्लांट दोनों छोड़ता है। प्लांट CO2 भी छोड़ता है, ऑक्सीजन भी छोड़ता है, प्लांट दोनों ही लेता है। बात समझा कि अभी हमने आधी अधूरी बात पढ़ी कि प्लांट क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन, वो आधा अधूरा समझता। अब पूरा पढ़ लो। फिर अब तो आप कैसे पढ़ोगे कि सर फोटोसिंथेसिस में प्लांट क्या लेता है अंदर, CO2, और क्या छोड़ता है। पर जब प्लांट को रेस्पिरेशन करना होता है तो वो क्या लेगा अंदर, ऑक्सीजन, और क्या छोड़ेगा, CO2। समझ गए, तो प्लांट दोनों ही काम। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। अच्छा, एक और फर्क है इन दोनों में। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है और इसमें जो होती है एनर्जी रिलीज, एरोबिक की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। देखो ये सिंगल सेल जीव है, आप समझो ऐसा तो फर्क क्यों है, कि फर्क क्यों है। हमारे बॉडी में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है, हर सेल को एनर्जी, हम कितनी एक्टिविटी करते हैं, है कि नहीं है। अभी टेस्ट दिया, पढ़ने बैठ गए, अब ये खत्म होगा तो फिर कुछ और करोगे, फिर खत्म होगा कुछ और करोगे, खेलने जाओ, इतनी एक्टिविटी करनी है इंसान को। हम बहुत कॉम्प्लेक्स जीव है हमारी। आप सोचो, आप 2 महीने के लिए खाना मत खाओ, आप मरोगे नहीं, सूख के लकड़ी देगा, मरोगे नहीं आप। चलो 1 महीना मान लो, किसी कैसे 1 महीना होती, कोई 2 महीने भी जिंदा रह जाए खाने के बिना, सही है। पता है एक महाराज हुए अपने अंबाजी में, पता है वो चुंदड़ी वाले महाराज, वो उन्होंने खाना खाना छोड़ दिया था अपने पूरी लाइफ में। अच्छा, मैं आपका गला घोट दूं 5 मिनट के लिए, क्या होगा, तो पता ज्यादा जरूरी क्या है, ऑक्सीजन के कार्बन, ऑक्सीजन के खाना, ज्यादा जरूरी ऑक्सीजन, दोनों जरूरी है, पर ज्यादा कौन जरूरी है, ऑक्सीजन। बिना उसके बिना 5 मिनट में मर जाओगे, भले ही आपके सेल में कितना ठूस दूं ग्लूकोज, वो भी जरूरी है, नो डाउट। आप सोचो, ग्लूकोज हमारी बॉडी में पड़ा रहता है, ठीक है, जब जब एनर्जी चाहिए तब तो क्या होगी, रिएक्शन। तो समझो, एनर्जी हमको हर समय चाहिए होती है, और जब जब एनर्जी चाहिए तब तो क्या करना पड़ेगा, ये रिएक्शन करना पड़ेगा आपको। और ये रिएक्शन तभी होगा जब क्या पहुंचे बॉडी तक ऑक्सीजन, और हमारी बॉडी ऑक्सीजन स्टोर नहीं कर सकती। तो पता है कुछ लोगों को चर्बी बढ़ जाती है, वो चर्बी कुछ नहीं, वो ग्लूकोज ही है। पता है, बताया था कि प्लांट अपना ग्लूकोज बना के तो उसको स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में, ताकि उसके बाद में काम आए। तो हमारी बॉडी भी करती है, जो हमारी बॉडी में चर्बी वर्बी होती है बॉडी पे, वो चर्बी क्या है, हमारी बॉडी में अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को बॉडी चर्बी के रूप में स्टोर कर लेती है, समझ गए। अब मान लो कभी कभी इंसान को प्रॉपर ग्लूकोज नहीं मिला, वो कभी किसी जंगल में फंस गया, वो खाना नहीं मिल रहा है, तो बताओ इसे तो बिल्कुल सूखे पतला हो जाता है। वो पतला क्यों हो रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी में चर्बी थी, अब वो खत्म हो रही है, अब बॉडी चर्बी को यूज कर रही है। ये बात समझ में आ रही है आपको, समझ रहे हो। तो हमारी बॉडी ग्लूकोज को स्टोर कर सकती है पर ऑक्सीजन को स्टोर कर सकती नहीं है, इसलिए मैं हर समय ऑक्सीजन चाहिए। मैं 2 मिनट के लिए आपको गला घोटू, 2-3 मिनट मर जाओगे, तो आप समझ सकते हो कि हमारी बॉडी की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कितनी ज्यादा है। बात समझ में आई कि नहीं, इतनी बात क्लियर है। यहाँ तक क्लियर है बस सारी बात, ठीक है। अच्छा, दूसरा एरोबिक रेस्पिरेशन में और इसमें फर्क एक और है। देखो, यीस्ट एक सिंगल सेल जीव है, उसको कितनी एनर्जी चाहिए, एक ही तो सेल है, कितनी एनर्जी चाहिए, थोड़ी बहुत। पर हम मल्टी सेलुलर जीव है, हमारे हर सेल को हर समय लाखों रिएक्शन करनी पड़ती है अपने अंदर खुद को जिंदा रखने के लिए। इसीलिए एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी होती है रिलीज बहुत ज्यादा,
और एनएरोबिक में एनर्जी की होती है थोड़ी सी कम, बहुत कम होती है, थोड़ी सी क्या, बहुत कम। इतनी बात क्लियर है? समझे कि नहीं समझे? तो इसमें एनर्जी थोड़ी ज्यादा रिलीज होगी और इसमें एनर्जी बहुत कम, कि उसके लिए इतने काफी है भाई। मेरी बात समझे कि नहीं समझे? समझे ना? ओके, ठीक है। अब एक चीज और होती है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी भी कभी कभार, देखो हमारी बॉडी को जब भी एनर्जी चाहिए, कैसे निकालेंगे हम एनर्जी कैसे निकालेंगे बॉडी में से? हमारे सेल में क्या होगी, रिएक्शन होगी, वहां से क्या निकलेगी, एनर्जी। सही बात है? ओके। अब पता है आप लोगों को ये पाँव वाँव दर्द कर रहे हैं बहुत दिनों से, आप क्योंकि अचानक से आपकी एक्टिविटी बढ़ गई। अब मुझे बताओ, अगर आप कम हलचल करोगे तो आपको एनर्जी कम चाहिए, आप ज्यादा भागोगे तो आपको एनर्जी ज्यादा चाहिए। सही सही बात है कि नहीं बात है? अरे यस और नो? आप जितना ज्यादा एक्टिविटी करोगे भाई, आप जितना ज्यादा सामान खरीदोगे उतना ज्यादा खर्चा होगा, जितना कम खरीदोगे उतना कम खर्चा होगा। सही बात है ना? तो वैसे ही आप जितना ज्यादा एक्टिविटी करोगे, कि भाई आपने सुबह आधा घंटा 1 घंटा वॉलीबॉल खेल लिया, फिर उसके बाद तुरंत डांस में चले गए, उसके बाद तुरंत योगा में चले गए, है ना, उसके बाद तुरंत स्विमिंग में चले गए, कहीं भी चले गए आप, तो आप जितनी ज्यादा एक्टिविटी करोगे, आपको हर एक के लिए कैसी एनर्जी चाहिए? अरे हाँ के ना? और हर बार जब वो एनर्जी चाहिएगी तो आपको क्या चाहिएगा? ऑक्सीजन। अब मुझे बात बताओ, एक बंदा 1 साल से तैयारी कर रहा है आर्मी में जाने के लिए, डेली भागता है, ओके, और एक बंदा जो बस पूरा पढ़ता ही है ना, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं। अब दोनों को मैं दौड़ाऊं 1 साल बाद में, किसकी सांस पहले फूल जाएगी? पैसा था वो। जो ट्रेनिंग के सांस फूले उसको थकान नहीं लगेगी नहीं। अगर ये मुझे एक्सपीरियंस है, स्कूल में हमारी टीम जाती थी खेलने के लिए क्रिकेट, अंडर 19 और ये सब, तो स्टार्टिंग में जब आते थे ना खेलने के लिए, तो 2 दिन तो सांस फूल जाती थी, बट 1 महीने बाद है ना, बात ही मारोगे, थकान लगती ही नहीं थी, सांस तक नहीं फूलती थी। हाँ, बहुत ज्यादा हद से ज्यादा भाई, अब तो, वरना तो नॉर्मल तो कोई मालूम ही नहीं पड़ता था क्या हुआ। अब ऐसा क्यों पता है तो समझो। अब मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ वो देखना, ठीक है? तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि हमारी बॉडी, देखो भगवान ने कितना बढ़िया सिस्टम दिया और कितना सोच, देखो नॉर्मल कंडीशन में हमारी बॉडी ग्लूकोज से एनर्जी कैसे निकालेगी? ऑक्सीजन की हेल्प से। अब मैं जो कंडीशन बोल रहा हूँ वो नॉर्मल कंडीशन नहीं, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है। वो क्यों होती है, कैसे आ जाती है बॉडी में, उसमें क्या होता है, वो समझेंगे। उसमें क्या बनता है? लैक्टिक एसिड, जिसकी वजह से बॉडी पेन करती है आपकी आजकल। आप देखना अभी आपके थोड़ी देर चलेगा ना, फिर आपको दर्द गायब हो जाएगा, फिर आपको नॉर्मल हो जाएगा अगेन। वो भी क्यों होगा, वो भी समझेंगे। समझ रहे हो? कृतिक और बेटा नेत्र याद क्लियर है? ठीक। देखो एक बंदा जो 1 साल से ट्रेनिंग कर रहा है आर्मी की, डेली भागता है 20-20 किलोमीटर, हमारे को पता है जो आर्मी के लोग होते हैं उनकी तो रेसिंग ही 100 किलोमीटर की होती है। हाँ, पैरा ऐसे में जाओगे ना, पैरा ऐसे, वहाँ क्वालिफाई करने के लिए 100 किलोमीटर भागना पड़ता है। कभी आप देखना हिस्ट्री टीवी चैनल पर पूरा उनका दिया हुआ है कि सिलेक्शन कैसे होता है। वो लोग ऐसे होते हैं ना, उनका थॉट प्रोसेस, और मतलब आप पूछोगे, ऐसा कुछ नहीं बचता दुनिया में जिससे उनको डर लगे। एक तो स्टोरी ये, एक बहुत सारे आते हैं यूट्यूब पे, उनके इंटरव्यू होते हैं अपना, पहले तो अब बहुत होते हैं इंटरव्यू, जो भी मतलब कि रिटायर हो गया है तो बताते हैं कि एक बार तो वो तो पूरे दिन घूमते रहते हैं जंगलों में। आप वो जाते हैं शिकार करने, जानवरों का नहीं, आतंकवादियों का, वो तो शिकार बोलते हैं, ठीक है। 3-3 दिन तक घूम, 6-6 दिन तक घूमते रहते हैं पहाड़ों में, तो फर्क नहीं पड़ता। पूरे बॉडी पर डाला होता है 40-50 किलो का पिट्ठू, मतलब बंदूकें, गोलियां। वो खाना कम पड़ जाए तो खाना चाहिए नहीं, उनको सिर्फ चने, मुट्ठी पर चने चाहिए बस, और गुड़ थोड़ा सा। वो यूं ही अपने दिन महीने महीने निकाल देते हैं गुड़ और वो चने के भरोसे। ऐसे लोग होते हैं। तो एक अपने ऐसे ही जा रहे थे पहाड़ों में, है ना, हिमालय के पहाड़ों में, कश्मीर साइड में बर्फ थी, तो उनको पहाड़ के उधर चट्टान को पकड़ के ऐसे जम आगे आगे जाना था, तो उन्हें पकड़ी चट्टान को और यूं ऊपर गए तो सामने शेर उसके ऊपर ही बैठा था, और यूं आंखों से आंखें मिल रही उनको। तो अपने तो क्या कर रहे हैं? नहीं, कोई बुरी बात नहीं है, हमको ट्रेनिंग नहीं, उनकी ट्रेनिंग देखो आप, यूं शेर के आंखों में बुरा बोल देते थे। डाउट, उनको डर तो लग रहा है, नो डाउट, अंदर तो डर लगता ही सबको, पर वो उसमें कंट्रोल कैसे करते हैं?
तो अब ये मैंने एग्जांपल क्यों दिया, एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि उन्होंने इतनी बार डर को देखा है ना कि अब उनको डर की प्रैक्टिस हो गई है। अब धोनी ने इतनी बार लास्ट ओवर में जिताया इंडिया को, उसकी प्रैक्टिस हो गई है, वो दिन में जाएगा तो छक्के मार देगा लास्ट ओवर में आके। तो क्योंकि हम जब डेली भागते हैं ना, तो हमारे जो लंग्स है, जब आखिर में हम जब ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो वो ऑक्सीजन कहाँ जाती है, लंग्स में जाती है। अरे हाँ के ना। तो देखो, अगर मान लो कि आप डेली एक्सरसाइज करते हो तो क्या होता है, देखो हमारा लंग्स भी एक एक ऑर्गन है हमारा। आप चाहो तो उसकी कैपेसिटी बढ़ा भी सकते हो, कैपेसिटी घटा भी सकते हो। अगर आप डेली एक्सरसाइज करोगे ना तो उसकी कैपेसिटी बढ़ सकती है, आप उसको और फुला सकते हो। जितना ज्यादा फुलाओगे, ओके, उतना ज्यादा उसमें ऑक्सीजन आती है। तो लंग की कैपेसिटी आप चाहो तो इंक्रीज भी कर सकते हो और चाहो तो डिक्रीज कर सकते हो। अगर डेली करोगे एक्सरसाइज तो लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी, मतलब उसके अंदर ज्यादा ऑक्सीजन आ सकती है। आप देखना, जो ये रनर होते हैं ये बहुत गहरी सांस ले पाते हैं। तो आप ट्राई करना रह जाएगी सांस हमारी, क्योंकि हमारे लंग की कैपेसिटी होती है भाई, वो कैपेसिटी बढ़ भी सकती है और घट भी सकती है। जो डेली योगा करते हैं या रनिंग करते हैं वो ना बहुत लंबी गहरी सांस ले सकते हैं, क्योंकि अब यार उनका वो सिस्टम, उन्होंने उसको ऐसे ऐसे ढाल दिया है ना यार। अरे अगर आप जो डेली योगा करता है, डेली करता है एक्सरसाइज, वो आराम से है ना पूरा ये बॉडी को ये राउंड, पता है कैसे 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 आसन करते हैं वो, हम कर सकते हैं क्या ऐसे? अब कमर टूट जाए भाई, है ना। ये तो भाई जो टच करनी है उंगली को भी दिक्कत आ जाती है। वो तो ये उंगली क्या पूरे हाथ टच करते हैं, मुंह नाक खेड़ यहाँ टच करते हैं। तो क्यों? उनके बॉडी में वही मसल है हमारी बॉडी में, उन्होंने उसको ट्रेन किया है। क्षमता हमारे मसल में भी है, पर हमने ट्रेन नहीं किया, तो वो सिर्फ इतना ही मुड़ता है, उसका पूरा मुड़ जाता है। तो ऐसे लंग्स है हमारा, इसकी क्षमता को हम बढ़ा भी सकते हैं, क्षमता को घटा भी सकते हैं। बात समझ में आ गई? ओके। जब आप डेली एक्सरसाइज नहीं करते हो ना तो आपकी लंग की क्षमता कम हो जाती है, मतलब अब आपके लंग्स में ऑक्सीजन आप कम घुसा पाओगे, क्योंकि आपको उतनी चाहिए। अरे हाँ ना, आप ज्यादा दौड़ते नहीं हो, ज्यादा भागते नहीं हो, यस और नो। तो अगर आप डेली एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो आपकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है वो कम हो गई है। अरे यस, अरे आप गाड़ी कम चलाओगे तो गाड़ी उतना ही कम चल पिएगी, सीधी सी बात है भाई। अरे हाँ क्या ना, बात समझ आएगी नहीं? तो ऐसा हमारी बॉडी भी है। अगर हम 2 महीने तक 3 महीने तक काम करेंगे ढंग का, ज्यादा एक्टिविटी करेंगे नहीं, तो हमारी बॉडी की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है तो कम ऑक्सीजन चाहिएगा, हाँ क्या ना। तो धीरे धीरे लंग की कैपेसिटी कम होती है ना। समझे कि नहीं समझे? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, फिर क्या होता है कि अचानक से एक दिन स्पोर्ट्स दिया जाता है, और उस दिन हम नॉर्मली हमको एनर्जी चाहिए थी, मान लो कि 100 जूल, उस दिन चाहिए 50,000 जूल। हाँ, चलो भाई 100 का 200 भी करना हो तो ठीक है, 1000 भी करना हो तो ठीक है। उस दिन एक दिन में एक साथ में इतनी एनर्जी चाहिए, क्योंकि आप लॉन्ग जंप भी कर रहे हो, रेसिंग भी कर रहे हो, 3 घंटे लगा, फुटबॉल भी खेल रहे हो, डांस भी कर रहे हो, वो भी कर रहे हो, कितना एनर्जी चाहिए। फिर पढ़ना भी है घर पे आके, फिर काम भी करना, होमवर्क भी करना, इतना एनर्जी चाहिए। एक दिन अचानक से एनर्जी के रिक्वायरमेंट में भयंकर जंप आ गया। सही बात है? अरे यस और नो, और वो हम करते भी हैं। सही बात है। अब दिक्कत क्या है पता है? दिक्कत ये है कि जो हमारे लंग्स है उसकी तो एक कैपेसिटी हो गई है। अभी मान लो कि वो मुश्किल से मुश्किल केवल 1000 ऑक्सीजन अपने अंदर ले सकते हैं। मैं आपको नंबर कैसे समझा रहा हूँ, सच में वो नंबर ज्यादा होता होगा, इसे समझा रहा कि मान लो कि नॉर्मल कंडीशन में हमारे बॉडी में कितना लग जाता है ऑक्सीजन, 1000, क्योंकि आपकी कैपेसिटी इतनी हो गई है। आप चाहो तो इसको 1000 को कर सकते हो, 2 लाख भी कर सकते हो, डिपेंड अपॉन आप कितनी एक्सरसाइज करते हो डेली। अभी आपकी कैपेसिटी कहाँ पहुंच चुकी है? 1000। अब इस 1000 की हेल्प से आपको कितनी एनर्जी मिल जाती है? 100। एनर्जी किससे मिलेगी? ऑक्सीजन से मिलेगी ना। अब आपको कितनी अब आपको कितनी चाहिए एनर्जी? कितनी चाहिए? 50,000। तो मैं सांस फूलती है ना, भागते तो क्यों फूलती है वो सांस? आप सुनो, हम क्या कर रहे हैं? गहरी सांस ले रहे हैं उस समय, या फिर जल्दी जल्दी सांस ले ताकि जल्दी जल्दी ऑक्सीजन अंदर पहुंचे, मतलब ज्यादा ऑक्सीजन अंदर पहुंचे। अरे यस और नो, तुम्हारी सांस फूल गई तो ठीक है, 1000 की जगह 5000 ऑक्सीजन पहुंच गया अंदर, तो 100 की जगह हमको 20,000 जूल एनर्जी मिल गई मान लो। पर फिर भी कितने का गैप है? गैप 30,000 का गैप। भाई मान लो कि सांस फूल गई, है ना, बहुत जोर से सांस ली हमने, मुंह फाड़ फाड़ के आ करके ऑक्सीजन सिलेंडर भी लगा दिया, तो ठीक है भाई। देखो आप कितना ही करो, क्या अब तो लंग्स की जो कैपेसिटी वो तो कम हो चुकी है ना। अरे आपने जबरदस्ती दूसरे दिया अंदर थोड़ा ऑक्सीजन, चलो भाई 100 की बजाय आपने 5000 डाल दिया, तो आपकी एनर्जी 100 से कितनी हो गई? 20,000 होगी। पर आपको आज कितनी चाहिए थी? 50,000। कितनी कम पड़ रही है एनर्जी? 30,000। और उसके लिए ऑक्सीजन कम पड़ रहा है।
क्योंकि लंग की कैपेसिटी नहीं है ना, ये मजबूरी है बॉडी की हमारी। बात समझ गए? पर तब तक एनर्जी चाहिए चाहिए, वरना मेडल कैसे मिलेगा? अरे हाँ के ना, लॉन्ग जंप तो करना ही करना है, डांस तो करना ही करना है। अरे सही है कि नहीं बात? अब बस समझ में क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल ये रहा हूँ कि हमको तो वो करना ही करना है। तो भगवान ने बोला कोई दिक्कत नहीं, करो। पर इस बार उसके लिए क्या चाहिए? एनर्जी। कहाँ से मिलेगी? ग्लूकोज से। वो तो भरा पड़ा है ना, इतना खा लिया कि शरीर हर जगह भरी पड़ी है हमारे, तो दिक्कत ही नहीं है। वो तो एनर्जी स्टोर है, तो फुल स्टोरेज एकदम है ना, उसका खजाना भरा हुआ है। पर खजाना कम किसका पड़ जाएगा? ऑक्सीजन में। सही है? अब ऑक्सीजन, अब क्या करें? कहाँ से लाएं? हमारा भगवान ने हमारी बॉडी को एक और सिस्टम दिया है। वो हर बार काम नहीं करता, वो तभी काम करता है जब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन आए, जैसे कि यहाँ। अब आप भागोगे दौड़ोगे तो आपको आप किसका यूज करते हो? मसल्स का यूज करते हो, सीधी सी बात है। अरे यस और नो? तो ये केवल और केवल मसल सेल में होता है। क्या होता है तो समझना, जब कुछ स्पेशल कंडीशन में हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं और जब ऑक्सीजन की क्या पड़ जाती है? कमी। एब्सेंस नहीं है, लैक है। क्या हो गया है? लैक ऑफ ऑक्सीजन है। समझ गए? जितना चाहिए उससे ऑक्सीजन कम है। जब ऐसा होता है ना, उस कंडीशन में हम हमारे जो मसल के सेल होते हैं, मसल सेल्स, कौन से सेल हमारे? मसल्स, मतलब हाथ के सेल, मतलब हमारे जांघें दर्द करती है, ये दर्द करती है, क्यों? ये सब मसल सेल्स हम इन्हीं का यूज करते हैं ना, भागने में, दौड़ने में, डांस करने में। सही बात है भाई? कमर के मसल्स। यस और नो? तो वो जब ऑक्सीजन लेग कम पड़ जाए, उस केस में हमारे मसल सेल जो होता है क्या करता होता है? वो ग्लूकोज से एक शॉर्टकट के रूप में एनर्जी निकालता है। उसको मालूम है कि भैया अब ऑक्सीजन पड़ गया है कम, और बिना ऑक्सीजन के काम होने वाला नहीं, तो वो एक शॉर्टकट निकालेगा। वो क्या करता है? वो तुरंत ग्लूकोज से क्या बना देगा? बिना ऑक्सीजन के क्या बना देगा? लैक्टिक एसिड। क्या बना देगा? लैक्टिक एसिड। और साथ में क्या निकल जाएगी? क्या निकल जाएगी? हाँ, ये नो डाउट, ये एनर्जी उतनी नहीं है जितनी कब निकलती है? जब ऑक्सीजन होता है। कम है, फिर भी काम तो चल जाएगा ना यार, फिर भी काम तो चल जाता है। हम रेस पूरी कर लेते हैं, मेडल भी लेके आ जाते हैं घर पे, और फिर जब घर पे आते हैं तो क्या इकट्ठा हो जाता है मसल सेल में? लैक्टिक एसिड। और फिर वो दर्द, उस दर्द का कारण यही है, लैक्टिक एसिड। खत्म करना है तो फिर सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उस इलाके जहां पे आपके दर्द कर रहा है वहां पे आप ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ा दो। वो कैसे होगा बताए? गर्म पानी से सेक करो आप। क्योंकि जब हम गर्म पानी से सेक करते हैं ना, जिस जिस इलाके पे हम सेक करेंगे ना, उस इलाके में ब्लड बहुत तेजी से पहुंचेगा, और ब्लड साथ में क्या लेके आता है? ऑक्सीजन। तो आप गर्म पानी से सेक करो। आपको नोट करो, जब खिलाड़ी को लगती है वो ठंडा गर्म पानी था, वो ठंडा आइस लेके आते हैं, वो कुछ लेके आते हैं, उसके वो कुछ सेक करते हैं उसको, देखा होगा आपने, इसलिए वो सेक करते हैं। जब क्रैम्प पड़ते हैं तब ये किया जाता है। क्रैम्प का मतलब यही है, लैक्टिक एसिड। वो क्रैम्प यही है। और कभी कभार इतना इकट्ठा होता है लैक्टिक एसिड, मैंने तो ऐसे देखे हो ना किससे, कि ये ना, ये जो टुकड़ा है, ये मसल का टुकड़ा पाँव वाला, ये यू यू अंदर से हिलता है पूरा, ऐसे भी क्रैम्प होता है और जीव निकल जाता है इंसान का। हम तो नस चढ़ गई है, वो नस नहीं होती, वो क्रैम्प होता है, नस अलग होती है। और अब बैंक आप लोग ना अभी देखा हो खिलाड़ियों को भी, बहुत बार क्रिकेट में या फुटबॉल में तो ऐसे पकड़ के बैठ जाते हैं पाँव को, ये यहाँ से बहुत भयंकर पेन होता है। वो होता थोड़े समय का, ये पर बहुत भयंकर पेन होता है। सर मेरे को आवाज आती है, मैं गया ना। तो अब देखो बेटा, तो लैक्टिक एसिड है, अगर हम, अब सुनो बच्चे, अब बोलो सर, आपके मन के सर, अब बोलो सर, एक सेकंड, तो सर ये थोड़ी हमारी बॉडी हमेशा रहता है, ये तो 2-3 दिन रहेगा पेन, फिर खत्म हो जाता है ना, ऐसा होता ही नहीं होता है। तो खत्म क्यों हुआ सर? वो खत्म इसीलिए होता है क्योंकि अब देखो, अभी आपकी बॉडी धीरे धीरे उसके हैबिट में आ जाएगी, तो धीरे धीरे आपके लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी भी, क्योंकि अब आप भाग रहे हो। जब लंग की कैपेसिटी बढ़ेगी तो किसकी सप्लाई बढ़ जाएगी? ऑक्सीजन की। धीरे धीरे ऑक्सीजन क्या कहाँ पहुंचेगा? लैक्टिक एसिड तक, और जैसे ही वहां तक ऑक्सीजन पहुंचेगा, वो ऑक्सीजन लैक्टिक एसिड से रिएक्शन कर लेगा और वापस से क्या बना देगा? CO2 और H2 बना देगा, और साथ में थोड़ी एनर्जी और छोड़ देगा। तो लैक्टिक एसिड क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमको दर्द हमेशा नहीं रहता है, थोड़े दिन रहता है फिर ठीक हो जाता है। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये तो आपने खुद ने महसूस किया, बहुत ज्यादा महसूस किया होगा ना, स्कूल में जब भी होता है स्पोर्ट्स डे, 2-3 दिन पे दर्द है, पैर में दर्द करते हैं, बाद में ठीक हो जाता है वो दर्द। मेरे अभी भी दर्द कर रहा है। ठीक है,
तो ये कारण है, बात समझ में आ गई। तो हमारे देखो, तो अब हमने क्या देखा, आज क्या पढ़ा हमने कि ग्लूकोज से एनर्जी निकालने के 3 तरीके। पहला, ऑक्सीजन का एब्सेंस में, दूसरा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तीसरा लैक ऑफ ऑक्सीजन में। ये 3 तरीके हैं ग्लूकोज से एनर्जी निकालने के। और हम जब ग्लूकोज से एनर्जी निकालते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, बात समझ में आएगी नहीं है, क्लियर, पक्का, डन। ओके, अभी आप नोट्स में पेज नंबर 20 खोलो, पेज नंबर 20। या फिर बुक में, कौन सा बुक में, ये डायग्राम कहाँ पे, पेज नंबर, पेज नंबर 102। हाँ, जूनी बुक में 102 पेज। क्या है, अरे 2 मीडियम इसलिए मुश्किल हो गया। सर तो 2 मीडियम से बना नहीं सकते हम, तो गर्ल्स को भी क्या क्रिकेट खेलना है, टाइम ही नहीं होता। एक दिन तो दिया है, 9th होता है, 11th 10th और 12th को, एक दिन में खत्म करना है। एक दिन में क्या क्या हो जाएगा, फुटबॉल कर रहे हैं, हॉकी, वो वॉलीबॉल कर रहे हैं। सर हमारा वॉलीबॉल भी नहीं रखा है, किसका, गर्ल्स का कुछ रखा ही नहीं है। क्यों है ना, खो खो। गर्ल्स का 3 गेम है, एक तो वो शॉट पुट है, फिर रनिंग है और टग ऑफ वॉर है, 3 ही है। हाँ तो बढ़िया है ना। और क्या बढ़िया है सर, कुछ मजा नहीं आती उसमें। सर वॉलीबॉल नहीं रखा, कबड्डी नहीं रखा, मेरी फेवरेट गेम तो रखी ही नहीं है। कौन सी, खो खो है ना। सर मुझे नहीं पसंद। खो खो पसंद क्या, मजे के लिए खेलना है यार। सर इनको खेलने लगे थे ना उधर, इसलिए नहीं रखा। अच्छा। 4 दिन बाद ये जो रेस होगी वो गुजराती जी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के बीच में होगी। अरे ये डिसाइड नहीं किया है डिसाइड कर लेना चाहिए था कि भाई क्या लास्ट में कैसे करें। अरे बेटा, स्कूल के 100 काम होते हैं, ये आपके हिसाब से क्यों चलती है, सर स्कूल में कितने सारे है लोग ना, हैं सर, लोग नहीं होते हैं बहुत, है ना। तो वो जो फैसले हैं वो मैनेजमेंट ले लेगा, जो फैसले अपने अंडर में नहीं होगा उसके बाद करने की क्यों है, यहाँ पे ना सर अपने ऐसे अपने दिल से करो, बस जो मिल रहा है एक्सेप्ट करो, ठीक है। हाँ, कोई खराब दे दो फिर ऐसे नहीं है, फिर तो विरोध करने का, नो डाउट, ठीक है। ओके, तो हमने कितने तरीके पढ़े और ग्लूकोज से ऑक्सीजन निकालने के, 3। कितने तरीके पढ़े, 3। अब इसको थोड़ा और डीप में पढ़ते हैं। एक वर्ड है पायरुवेट, और मैं चाहता हूँ थोड़ा सा थोड़ा रेस्पॉन्स दो, चेहरे ढीले पड़े हो, देखो वहां तो ये रहने का तो एक्टिव दिखाओ यार, इतना बढ़िया आपको जानने को मिल रहा है, अंदर क्या क्या तंत्र होता है, हमारे अंदर होता अभी भी हो रहा है जी। यस सर। लेटर बन जाएगा। मैं थोड़ा सा मतलब नहीं कर रहा। क्या भाई, हाँ बस ठीक है। ओए ओए ओए, गुड मॉर्निंग जानी। सर रीडिंग है, रीडिंग है, नहीं पढ़ना सर। क्यों नहीं पढ़ना, पढ़ना तो है। ओए ओए, इसकी चुमटी पे इसको जगह, इसको ऐसे नहीं, जगह जगह जगह, इसको जोर से माही बेटा, जोर से, जोर से बेटा, जोर से एक बार चुमटी करो, यहाँ पे जोर से पढ़नी है। भाई तो जगह। भाई माँ। ओके, अब बुक में अगर अभी डायग्राम देखोगे, इसका हेडिंग क्या होगा देखो, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, वेरियस पाथवेज। अब सब सुनो, अब सुनो, तो बात और बेबी क्या मतलब है?
पाथ और वे नहीं बेटा, ये दिक्कत है इंग्लिश लैंग्वेज की। वे कंफ्यूज रास्ता और पाथ का रास्ता होता है, और पाथवे पे अलग हो जाता है। पाथवे ठीक है, मतलब रास्ता ही है। अच्छा मुझे बात बताओ, ये जो टॉपिक, ये टेबल इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आई हुई है, ओके, 2 से 3 बार पूछी गई है पहले भी। इस बार एग्जाम में नहीं आई है, मतलब इस साल की नहीं आई है पेपर में, मतलब चांस पूरे हैं। और बैठा बैठा पूछते हैं, ड्रॉ दी डायग्राम ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, आप इसे छापना, ठीक है। अब ये बताओ 3 रिएक्शन पड़े, 3 रिएक्शन लिखने वाले हो, कुछ नहीं करने वाले, तो हल्की फुल्की डिटेल्स है, ओके। सो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। देखो हमारा अल्टीमेट मकसद क्या है, ग्लूकोज की हेल्प से ऑक्सीजन का एनर्जी निकालना, वो हर जीव का यही मकसद है, ओके। कोई जीव बिना ऑक्सीजन के निकालता है, कोई जीव, और कभी कभार हमारे बॉडी में लैक ऑक्सीजन होता है, ठीक है, समझ गए ना, ओके। कोई भी जीव ग्लूकोज से एनर्जी निकाल रहा हो, पहला स्टेप हम सब में कॉमन होगा, पता है क्या होगा, वो ध्यान से देखा। अब देखो मैं थोड़ा डीप में जा रहा हूँ इस रिएक्शन के, पहले मैंने वो रिएक्शन ऊपर ऊपर से लिखी थी, अब मैं थोड़ा डीप में जा रहा हूँ। आप सब ने 9th में पढ़ा था कि हमारा सेल की जो कवरिंग है, उसे क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर जो लिक्विड है, फ्लूइड है, उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, अरे हाँ के ना। और हमारे सेल में क्या होता है पता है, माइटोकॉन्ड्रिया है कुछ, है ना, एक क्या होता है हमारे सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत कुछ होता है। अभी हमको तो सिर्फ मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म। अब सब सुनना, अभी क्या होता है सुनना। सेल के अंदर क्या होता है, एक जेली लाइक फ्लूइड, उसे क्या बोलते हैं हम, साइटोप्लाज्म। सेल को आप एक पानी से भरी हुई थैली मानो, वो जो थैली है ना वो सेल मेम्ब्रेन है, वो जो पानी है वो साइटोप्लाज्म है। उस पानी के साथ में बहुत सारे कचरा मिक्स किया हुआ है, जो कचरा तैर रहा है ना, उसमें से एक कचरे का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, ऐसा समझ लो। समझ गए, कोई दिक्कत है भाई, समझ गए ना। तो अभी हमारा जो पूरा फोकस रहेगा वो साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया पर रहेगा। हमारे सेल में 2 वस्तुएं इसके अलावा भी होती है, पर एनर्जी निकालने के लिए इन दोनों का हमको देखना है। अब सुनो, दुनिया का कोई भी जीव हो जो ग्लूकोज है, ओके, ग्लूकोज के अंदर कितने कितने कार्बन होते हैं, 6, पता है, C6, तो इसे बोलते हैं 6 कार्बन मॉलिक्यूल, इसमें 6 कार्बन होंगे। दुनिया का कोई भी जीव जब ग्लूकोज से एनर्जी निकालना चाहेगा तो सब, भले ही वो ऑक्सीजन के बिना निकाले या ऑक्सीजन की हेल्प से निकाले, सबसे पहले वो ग्लूकोज को तोड़ेगा पायरुवेट में। पायरुवेट एक कंपाउंड है, एक रिएक्शन होगी। ये रिएक्शन अब कैसे होती है सच में वो समझा रहा हूँ। सबसे पहले ग्लूकोज टूटता है एक नई चीज में जिसको हम बोलते हैं पायरुवेट, उसमें केवल कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन। और पता है ये क्या होता है, ये हमारे साइटोप्लाज्म में होता है। कहाँ होता है, इसका मतलब ये है कि मान लो कि ये सेल ईस्ट का है, किसका है, ईस्ट का है। देखो बेटा, ईस्ट को तो माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए ही नहीं, पता है क्यों, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया केवल उन्हीं जीव को चाहिए जिनको ऑक्सीजन चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, समझ गए। तो इसमें तो है ही नहीं माइटोकॉन्ड्रिया। पर अगर मैं बात करूं ह्यूमन सेल की, ओके, हाँ बेटा, बेटा ये पर, अरे माइटोकॉन्ड्रिया पता क्यों चाहिए, ऑक्सीजन से एटीपी निकालना है, क्योंकि ईस्ट को तो ऑक्सीजन चाहिए नहीं एटीपी निकालने के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया का काम सिर्फ इतना है, जिसको ऑक्सीजन चाहिए ना उसको माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, जिसको ऑक्सीजन चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए ही नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया अंदर एटीपी नहीं होता है, वो कुछ और होता है। तो अभी तक समझ लो, जिसको ऑक्सीजन चाहिए ना उसको माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए, जिसको ऑक्सीजन नहीं चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए ही नहीं, समझ गई ऐसा। ये है ह्यूमन का सेल। देखो बेटा, ईस्ट के सेल में भी क्या होता है, एक जेली लाइक फ्लूइड, से क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। और हमारे अंदर भी क्या होगा, साइटोप्लाज्म, कोई दिक्कत नहीं है।
हमारे अंदर एक चीज एक्स्ट्रा होगी, वो क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो, ईस्ट के अंदर में भी क्या पहुंच गया? ग्लूकोज। और हमारे अंदर भी क्या पहुंच गया? ग्लूकोज। कहां पहुंचा ग्लूकोज? पहले साइटोप्लाज्म। ठीक है, हम दोनों के अंदर में पहले ग्लूकोज टूट के क्या बनेगा? पायरुवेट। क्या बनेगा? पायरुवेट। ये माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर होता है। ये कहां होता है? साइटोप्लाज्म, उस पानी के अंदर ही होता है। ये रिएक्शन ऐसे शुरू होती है, कोई दिक्कत नहीं। अब ईस्ट में क्या होता है? तो देखो, ईस्ट क्या करता है पता है? ईस्ट, अब यहां से रास्ते अलग हो जाते हैं हमारे और ईस्ट के। ईस्ट क्या करेगा? ऑक्सीजन के एब्सेंस में, किसके एब्सेंस में? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये किस में होता है? ईस्ट में होता है, रखना। ये ऑक्सीजन के बिना ही अपने साइटोप्लाज्म के अंदर ही पायरुवेट से क्या बना लेगा? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एटीपी, मतलब एनर्जी। इसको एटीपी के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की जरूरत नहीं है, समझ गए? ये उससे बनाएगा। तो ये क्या करेगा? बिना ऑक्सीजन के पायरुवेट को तोड़ के क्या बनाएगा? इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, ई फॉर एनर्जी। कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए? ये किसमें होता है? ईस्ट में। क्लियर है? उसको इसकी जरूरत नहीं। अब आते हैं हमको तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चाहिए। अरे हाँ के ना? अरे यस और नो? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में चाहिए। अरे यस और नो? मुंह धोना, मुंह धोना नहीं, आंखें खुली रख। यहाँ देख, हाँ। अब जो ये पायरुवेट है हमारे अंदर, जो पायरुवेट वो यहाँ मारेगा, फिर वो जैसे एंट्री मारेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, समझ गए? वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री मारेगा पायरुवेट। अब मैं माइटोकॉन्ड्रिया को यहाँ पे थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको। तो पायरुवेट पहुंच गया अंदर। फिर देखो, सुनो, अब फिर हमको क्या मिल गया? ऑक्सीजन। वो भी कहाँ पहुंच गया? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, फिर ये ऑक्सीजन और पायरुवेट, ऑक्सीजन पायरुवेट टक्कर होगी और फिर क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी। तो इससे जो मैंने रिएक्शन लिखी थी पहले, उसमें मैंने ये वाला स्टेप को खत्म कर, मैंने नहीं लिखा था, मैंने गायब कर दिया था, समझ गए? अरे हाँ, कहना पर सच में ऐसा होता है। आपको हर बार ये लिखना है, जब केवल ये पूछे ना कि क्या पाथवेज है तो ये लिखना है, वरना तो आपको वही लिखनी रिएक्शन जो मैं पहले लिख रही। ठीक है, इतनी बार क्लियर है? ये स्टेप कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में 38 एटीपी एनर्जी है। यस। अब देखो बेटा, एक तो हो गया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एक हो गया ऑक्सीजन के, एक हो गया ऑक्सीजन के लैक में, कम पड़ रहा है। ऑक्सीजन है पर कम पड़ रहा है, जितना चाहिए उतना नहीं। तो अब लास्ट लैक ऑफ ऑक्सीजन, और ये कहाँ होता है? हमारे मसल सेल में होता है। ध्यान रखना, ये हर जगह नहीं होता है, मसल सेल। और इसी की वजह से क्या पड़ता है हमको? करंट। तो अब इसमें क्या बनेगा? लैक्टिक एसिड और एनर्जी निकले, कोई दिक्कत नहीं है। पता है ना, लैक्टिक एसिड भी एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखना, इसमें 3 कार्बन। हाँ नहीं, आपको एरोबिक में नहीं लिखना है बेटा भाई, अपने एरोबिक में होता है लिखना। और अच्छा, एक और चीज, ये लैक्टिक एसिड भी किसमें होता है पता है? हम में ही होता है। हम एनिमल है, मालूम है ना, हम जानवर है। पढ़ता ना 9th में एनिमल है, उसमें हम आते हैं, हम जानवर है ना? अरे हम जानवर के अंदर में इंसान है। यस सर। जानवरों की कैटेगरी है जिसे बोलते हैं इंसान, वो है हम। अब जब मैं जानवर, देखो बेटा, अब सुनो, जैसे ही मैं जानवर बोला होगा, आप सबके माइंड में एक फोटो आ गया होगा। भाई मेरे माइंड में तो आया था इंसान पे, अब आपके माइंड में गधे का आया, वो घोड़े का, तो मुझे मालूम नहीं। भाई ठीक है भाई, मैं तो मेरे माइंड में क्लियर, मुझे मालूम है, सहमत ने पढ़ा है कि एनिमल के अंदर ही ह्यूमन आते हैं। तो भाई जब मैं बोलता हूँ मैं जानवर हूँ, एनिमल हूँ, मतलब मैं ह्यूमन हूँ, मैं क्लियर हूँ भाई। ओके, तो ये जो लैक्टिक एसिड है ये भी कहाँ होता है? एनिमल के अंदर ही होता है। ठीक है, प्लांट में ये सब सिस्टम नहीं होता, मतलब ईस्ट में ये नहीं होता, कोई दिक्कत नहीं है।
ओके, बात समझ में आ गई? ठीक। हाँ, अब बोलो, प्रश्न पूछो। मतलब प्लांट्स में हवा कैसे होता है? हाँ, ये वाला होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। प्लांट में बेटा प्लांट को कहाँ स्पोर्ट्स डे खेलना है, तो उसके अंदर लैक्टिक एसिड भी बनेगा। ये सिर्फ एनिमल के अंदर होता है, ये प्लांट में भी होता है और हम में भी होता Used to be तो है। नहीं, इस प्लांट किसने मतलब इस प्लांट है? प्लांट में जो होता है वो कहाँ यार, तू भी यार, कौन सी दुनिया में है तू? पता नहीं है वैसे। यही अलग होता है। सर ये बैलेंस करने के लिए वो कार्बन कार्बन में तो सर 6 कार्बन है, ग्लूकोज में तो 6 कार्बन ही है, तो सर इधर तो वो 2 और 5 ऐसे ही हो गए ना, 5 तो ऐसे हो गए, 3 5 और 3 8। अरे ये शॉर्ट में लिखा है, ये सिर्फ फुल डिटेल थोड़ी लिखा है। सर ये शॉर्ट आना डिटेल में सर हमें सिर्फ इतना ही बनाना है या सर 2 और 3 2 और 3 5 5 और 3 8 तो ऐसे ही हो गए सर, तो 6 कार्बन ही है। कहाँ पे 8 हुआ बेटा? तो ये बोल रहा है क्या? हाँ 3 और 6 7 और 1 8 ऐसा? ऐसे नहीं सर, देखो उधर पहले में 2 इथेनॉल में 2 इधर ना काटिए रे भाई। और फिर 3 2 और 5 3 5 6 और 7 5 हुए ना, कैसे 2 और 3 5 और 1 6 6 6 और भाई 3 और 2 5 5 और 1 6 तो भी गिनने का तो मैं बोल रहा हूं मिला के 6 और 1 7 7 और 3 10। पर तीतर ये रिएक्शन एक अलग रिएक्शन है, और फिर ये एक अलग रिएक्शन है, तो तुझे सिर्फ इसी रिएक्शन में देखना चाहिए। ठीक है, देख 3 2 और 6, ठीक है। और अभी तो आगे ये 3 और ये 3 3 2 6 3 2 1 3 2 1, फिर 3 और 3 कितने हो गए? 3 और 3 कितने हो गए? और फिर कितने CO2 बनते हैं? रिएक्शन का लिखा था हमने 6 CO2। ये बैलेंस नहीं किया बेटा, इसलिए तो यहाँ बैलेंस नहीं करना। बैलेंस कब करने का? जब वो पूरी अपनी लिखते रिएक्शन तब लिखने का, यहाँ चलता है। सर एक डाउट है सर। हाँ सर मेरा नहीं माइक है। हाँ बोलो। सर माइक बोल रही है कि एक भैंस को सर इसको मतलब खाना ना दे तो सर वो पतली होगी। बिल्कुल, सब हर चीज उगता है। कितने हाँ, कितने महीने? डिपेंड है कि उसकी बॉडी में कितना फैट है। हाँ, बहुत ज्यादा हो तो ठीक है, वो तो देखना पड़ेगा तो उसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो कितनी पकती है, 1 महीना 2 महीना। ये रही वही है सर। देख अगर भैंस तेरे जैसी है सर इसका ये तो आपको डाउट पूछ रहे हो, इससे रिलेटेड मैं बाद में कहती हूँ। ठीक है, तो अगर पड़ी रहने वाली भैंस है तो समय लगेगा। सूखी हुई भैंस में लगता नहीं, सूखी हुई पहले सूखी हुई क्या पतली होगी वो। सिर्फ जैसी भैंस। सर बर्थडे एग्जाम तो एक और बेटा नहीं तो समझ में आ गया? ठीक है, ओके। तो नोट्स में टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हो गया। अब हम इस ATP को थोड़ा सा और डीप में पढ़ लेते हैं, ATP के बारे में। अच्छा सुनो बेटा, ये रेस्पिरेशन बेटा जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है, इतना लंबा नहीं है जितना कि ये न्यूट्रिशन था। अब मेरी बात से सुनो अभी। ओए, मैंने आपको रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन के सारे कुछ क्वेश्चन भेज दिए, देखा वो PDF? ओके, पढ़ना अभी से कर दो स्टार्ट। जैसे ही रेस्पिरेशन खत्म होता है टेस्ट होगा न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन का। अब देखो, आप चाहो तो नोट से पढ़ लो रेस्पिरेशन तक, आप चाहो तो वो पढ़ लो उससे, कि मैंने क्वेश्चन आंसर में लगभग सारे नोट्स इंक्लूड कर दिए, पर उसमें क्वेश्चन है आपको जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन पर सारे डालेंगे, ठीक है। अरे भाई पूरा चैप्टर ही उसमें आ गया, कुछ क्वेश्चन नहीं, तो क्वेश्चन को चैप्टर ही है तो उसमें से ही आएगा, ऐसा समझ लो। तो तुझे आना चाहिए कि भैया हाँ इतना इसमें से मुझे कितना लिखना है। सर कितने पेज? 6 पेज हो जाएंगे, आगे पीछे को 6 पेज हो जाएंगे, उसमें सिर्फ न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन आज ही भेजा है, ठीक है। पढ़ना चालू कर दो, आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर तक अपने ये खत्म हो जाएगा रेस्पिरेशन, ठीक है। तो फिर हमको टेस्ट भी लेनी है, ठीक है ना। और सुनो बच्चे, जैसे जैसे चैप्टर खत्म होते जाएंगे
मैंने अगेन बोला है, वापस रिपीट करता हूँ, हमेशा अपने टारगेट को माइंड में रख के ही पढ़ाई करने बैठे, ठीक है, समझे ना। जब भी आप पढ़ाई करने बैठते हो अपने टारगेट को माइंड में रख के ही बैठना, कि मुझे यहाँ तक हर टेस्ट में पहुंचना है। आपके एफर्ट वैसे ही होने चाहिए, एक बार चलता है, दो बार चलता है, नहीं चलना चाहिए, जिद होनी चाहिए आपके अंदर कि क्यों चले एक बार, क्यों चलाऊं मैं एक बार, ठीक है। ऐसी आपकी जिद होनी चाहिए। ये अगर आप अपना ऐसा बनाओगे एटीट्यूड, ये एटीट्यूड आपके आगे काम आएगा। मान लो, इमेजिन कर लेते हैं कि मान लो कि एट द एंड आपके 1-2 मार्क्स से टारगेट रिसीव नहीं हुआ, चलो कोई बात। मुझे वो बात बताओ कि अगर मैं तैयारी कर रहा हूँ फौजी बनने की या क्रिकेटर बनने की, मैं डेली भाग रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मान लो कि सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन नहीं हुआ, जस्ट इमेजिन करो, पर जो मेरा स्टेमिना बना है, पर जो मैंने सीखा है कि कैसे बॉलिंग करते हैं, कैसे बैटिंग करते हैं, क्या वो कहीं जाने वाला है? आपकी जो, देखो, मान लो कि आप टारगेट से तो आप थोड़ा आगे पीछे रह गए, पर जो आपकी आदत बनी है ना, वो आपकी आदत कहीं नहीं जाएगी। जो मेहनत करने की आदत बनी है, जो हार नहीं मानने की आदत बनी है, वो आदत कहीं जाने वाली नहीं है, वो आपकी आदत आगे भी काम आएगी। और एक बार जाने ना बेटा, ऐसा कभी नहीं होगा कि आप लाइफ में हर बार जो ठानोगे, खूब कोशिश करोगे, हर बार मिल जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। विराट कोहली हर दिन ठान के सेंचुरी मारेगा, सूर्य कुमार यादव चार चार बार 0 पे आउट हुए पहली बॉल में, वो हर दिन ठान के आता कि मैं आज सेंचुरी मारूंगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हर चीज हमारे हाथ में नहीं है, आपके हाथ में केवल एक चीज है, वो आपके एफर्ट, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। एफर्ट लगाओगे तो आपकी आदत बनेगी, आपका एक कैरेक्टर बनेगा, आपका एक एटीट्यूड बनेगा कि हाँ, हम कभी, जब भी बारी आई कुछ करने की, मैंने मेरा पूरा दम लगाया। वो आदत आपके साथ साथ में जिंदगी भर रहे। रिजल्ट तो ठीक है, 12 के बाद कोई पूछता ही नहीं है 10th में क्या हुआ, ठीक है ना। तो ये जो ये आपकी आदत बने, इसीलिए एफर्ट लगाओ। तो मैंने वो भेज दिया है, तैयारी चालू कर देना बेटा उसकी, ठीक है। अब अगेन मैं सर, मैं 1 दिन पहले ही पढ़ाई की है, अब ये सब नहीं बेटा, वो सब बहाने 9th खत्म हो गया, अब बट हायर ग्रेड आ चुका है, अब प्रॉपर एफर्ट, कोई बहाने के बिना लग जाना बेटा, ठीक है ना। आपको चीजें पहले से मिल चुकी, नोट्स भी मिलेगा। देखो, अगर आप नोट पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने नोट से वो बनाया क्वेश्चन आंसर, ठीक है। मैंने सिर्फ बस क्वेश्चन फ्रेम किए, समझ गए ना। तो इसमें मैंने टॉपिक क्या लिखा है कि ये एटीपी है, तो मैंने लिख दिया ओके, एक्सप्लेन एटीपी, मैंने छापा तो यही है उधर। और तो क्या है भाई, ठीक है। तो अगर आप वो क्वेश्चन आंसर पढ़ लोगे तो समझ लो कि आपका नोट्स तैयार हो चुका है, ओके। अब ये एटीपी क्या होता है, ठीक है। अच्छा, आपको कोई सामान खरीदना है किसी दुकान से, आपको क्या चाहिए? पैसा फेंको सामान लो, पैसा फेंको सामान लो, पैसा फेंको सामान लो, यही होता है। जब मैं बोलता हूँ फेंकना, मतलब मैं तौहीन नहीं कर रहा, मैं एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, पैसा दो और सामान लो, यही होता है, ओके। हमारी बॉडी में हमको अगर कुछ भी काम करना है, हमारी बॉडी में हर समय कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती रहती है, ठीक है। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं तो मान लो कि आप पता है, मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में हम जब खाना खाते हैं तो प्रोटीन क्या बनता है, अमीनो एसिड। और वो जो अमीनो एसिड है वो वापस से कहाँ जाता है, सेल में, और सेल वापस से क्या बना देता है, प्रोटीन। है ना कुछ, मैं समझा था आपको, ओके। ये सब ऑटोमेटिक होता है, नहीं, ये सब केमिकल रिएक्शंस है। ये क्या है, हमारे बॉडी में, हमारे सेल में हर समय अनगिनत रिएक्शन होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, समझ गए। मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ाऊंगा कि रिएक्शन 2 तरह की होती है। आपने कभी चूल्हे के अंदर पानी मिलाया हुआ, जो चूल्हे के अंदर पूरा गर्म हो जाता है बर्तन, तो देखा हो तो आपने, चूल्हे के अंदर कोई पानी मिक्स करना, एक स्टील का बर्तन लेना, फिर चूना देखा, वाइट कलर चूना आता है, जब अपने ट्रैक बनाते हैं, स्पोर्ट्स ट्रैक बनाते हैं ना, वो चूना उसे बोलते हैं वाइट। अरे वो मसाले वाला चूना नहीं बोल रहा हूँ, अपने तो ट्रैक्स बनाते हैं ना वाइट कलर के, है ना, जो अपने स्पोर्ट है बंदे ट्रैक, वो आप उसको पानी के अंदर मिक्स करो, पूरा जैसे पूरा मिक्स, वो पूरी बर्तन गर्म हो जाएगा। एक रिएक्शन वो होती है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है,
इसे बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? और एक रिएक्शन वो जिसमें एनर्जी उल्टा चाहिए होती है, वो उल्टा एनर्जी अपने अंदर लेगा। तो एग्जांपल दूं, अभी हमने ग्लूकोज को तोड़ा था विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, लास्ट में क्या निकला था? एनर्जी। ये रेस्पिरेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एनर्जी देता है उल्टा हमको। सर इस वर्ड का यूज तो इतना हुआ है। बात समझ आ रही है? अरे आ रही कि नहीं आ रही है? रेस्पिरेशन कौन से रिएक्शन है? अरे रेस्पिरेशन कौन सी रिएक्शन है? एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एनर्जी रिलीज करता है। अच्छा याद करो, रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या था? CO2 प्लस वाटर, फिर क्लोरोफिल, फिर सनलाइट। एनर्जी उल्टा चाहिए होती है रिएक्शन करवाने के लिए। यहाँ सनलाइट नहीं दोगे, अगर आप सनलाइट, व्हाट इज सनलाइट? गर्मी, हीट, एनर्जी। तो अगर आप एनर्जी नहीं दोगे, सनलाइट नहीं दोगे, तो रिएक्शन नहीं होगी। तो इसको उल्टा एनर्जी चाहिए, गर्मी चाहिए, ये छोड़ेगा नहीं, उल्टा ए भाई मैं गर्मी दो मुझे। तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। बात समझ में आ रही है? अरे हाँ के ना? तो रिएक्शन दो तरह की होती है, या तो उसे एनर्जी चाहिएगी या एनर्जी छोड़ेगा। अगर वो रिएक्शन एनर्जी छोड़ेगा तो क्या कहलाएगा? एक्सोथर्मिक। एग्जांपल के लिए रेस्पिरेशन रिएक्शन, वो एनर्जी छोड़ता है, सही बात है। एक होती है एंडोथर्मिक, जिसको एनर्जी चाहिए, एग्जांपल के लिए फोटोसिंथेसिस। हमारे सेल में अनगिनत रिएक्शंस होती रहती है। कुछ रिएक्शन कैसी है? एक्सोथर्मिक, और कुछ कैसी है? एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक को क्या चाहिए? एनर्जी। क्या चाहिए? एनर्जी, मतलब एटीपी। तो जब भी एंडोथर्मिक रिएक्शन करनी होगी, अगर वो रिएक्शन बॉडी में नहीं हुई, हम मर जाएंगे। हर समय हम सो रहे हो, बैठ रहे हो, खेल रहे हो, दौड़ रहे हो, हर समय हमारे बॉडी में अनगिनत एंडोथर्मिक रिएक्शन होती रहती है। और उन अनगिनत एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए क्या चाहिए हमें? एनर्जी, मतलब एटीपी। तो जब भी सेल बोलता है ए ये रिएक्शन करनी है, ये ले एटीपी, रिएक्शन होगी, एटीपी ले, ये यहाँ एटीपी, वहां एटीपी। तो एटीपी फेंको, तमाशा देखो। तो ये बिल्कुल कैसा हुआ? पैसों की तरह ही हुआ। इसलिए एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। करेंसी क्या होता है? पैसा। ये सेल का पैसा है। जब भी सेल को कोई काम करवाना है, किसे करवाएगा? एटीपी से। एल चल, ले एटीपी, ले एटीपी। काम करें। बात समझ में आई? तो सर पर रेडिस ये टीके अलग है, रेडिस को टीके को काम करेगा। सॉरी सारा। देख बनी, ऐसी बात है कि तूने भी खूब मजे लिए सी के नाम पे 9th में, है ना? तो बेटा अब सहने की क्षमता भी रखो। बेटा रिकॉर्डिंग पड़ी है, सबूत अवेलेबल है। नेट में 3 भाई ये मेरा आता है। और कोई बड़ी बात दोस्त है मेरा, ठीक है। अब सुनो बेटा, ध्यान सुनो। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन, एटीपी मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये एक मॉलिक्यूल है, एक केमिकल है, एक मॉलिक्यूल है। पता, मॉलिक्यूल पढ़ा है। जैसे कि पानी एक मॉलिक्यूल है, H2O, अरे हाँ के ना? कार्बन डाइऑक्साइड एक मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज एक मॉलिक्यूल है, अरे हाँ के ना? वैसे ही एटीपी भी क्या है? एक मॉलिक्यूल है। समझ गए? ओके। अब ध्यान सुनो, हमारे बॉडी में जैसे ही रेस्पिरेशन होता है, यहाँ के जो ईस्ट है, जैसे ही रेस्पिरेशन होता है, उसमें क्या होता है? अभी मैं बात करूं हमारे बॉडी, चलो कोई भी हो, जब भी रेस्पिरेशन होगा, भले वो एरोबिक हो कि अनएरोबिक हो, क्या बनेगा? एनर्जी निकलेगी। अरे हाँ के ना? ओके। अब सीधी सी बात है कि वो जो एनर्जी बनेगी, हमें कोई सारी एनर्जी चाहिए नहीं है। अरे हाँ के ना? कभी सो भी तो रहे होते हैं ना। तो ये रिएक्शन बॉडी में हर समय होती रहती है, क्योंकि हम 24 घंटे सांस लेते रहते हैं। सो रहे हो तब भी क्या ऐसा होता है कि रात को सोए तो नाक बंद कर सोते हैं? सांस नहीं, वी ब्रीथ ऑल द टाइम।
अरे यस और नो, तो हर समय ये रिएक्शन हो रही है, हर समय ग्लूकोज टूट के क्या बन रहा है, एनर्जी निकल रही है, ठीक है। तो हमें जितनी एनर्जी चाहिए उतनी तो हम यूज कर लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचती है ना, उससे क्या हमारी बॉडी, हमारा जो सेल है ना, वो तुरंत क्या बना लेता है, एटीपी। क्या बना लेता है, ये तो एटीपी क्यों बनाया है, सुन। अब मान लो कि इस समय मान लो कि केवल 3-4 और मैं सो रहा हूँ, अरे हाँ के ना। अब सीधी सी बात है, सोते समय हमारे बॉडी में कम रिएक्शन होती होगी, अरे हाँ के ना यार। हम सो रहे हैं उस समय, अब खड़े हो, जाग रहे हैं, अब हमने देखो पता है, ये मैंने हाथ को ऊपर लिया, ये भी केमिकल रिएक्शन है, मेरे मेरे मसल्स में हुई है। बिना रिएक्शन के मेरी मसल्स भी आगे पीछे नहीं हो सकती। हम हाथ भी यूं ऊपर नीचे नहीं कर सकते, हाथ को भी ऐसे। ये मैंने हाथ को यूं मोड़ा, ये भी केमिकल रिएक्शन है। मेरे मसल के अंदर एक रिएक्शन हुई, उस रिएक्शन के लिए क्या चाहिए मुझे, एटीपी, वो एनर्जी चाहिए, समझ गए, ओके। जब मैं सो रहा हूँ तब तो ऐसे ऐसे कर रहा हूँ यार मैं पड़ा हुआ हूँ ऐसे, उस समय तो ये वहां पे नहीं चाहिए एनर्जी, अरे हाँ के ना। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है ना, उसको उससे हमारा सेल सेल क्या बना देता है, एटीपी। क्या बना देता है, जो तात्कालिक चाहिए एनर्जी वो तो यूज कर लेगा, आगे ही है, और जो एक्स्ट्रा होती है उससे क्या बन जाता है, एटीपी। और बाद में जब भी हमको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, तो हम हमारा सेल क्या यूज करेगा, एटीपी। चल एटीपी, जब उसको एक्स्ट्रा चाहिए होगा तब। बात समझ में आ गई। तो हमारी बॉडी जैसे ही रेस्पिरेशन में एनर्जी बनती है, उस तुरंत क्या बन जाता है, एटीपी, ओके। और जब भी हमारे सेल को कोई भी रिएक्शन करवानी हो, कौन सी रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, तब वो किसकी हेल्प से करेगा, एटीपी की हेल्प से करेगा। एटीपी फेंकेगा और एनर्जी निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है। ये एटीपी बनता कैसे है, तो एटीपी बनता है एडीपी से। अभी इसी तरह रखना, एडीपी प्लस पी। एडीपी क्या होता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ये नाम बड़ा ध्यान रखना, फॉस्फेट 3 हो गए तो ट्राइफॉस्फेट तय हो गया। और बेटा ये है सिर्फ फॉस्फेट, क्या है ये, फॉस्फेट। तो एडीपी, इसमें दो डाई मतलब दो फॉस्फेट होते हैं, इसमें जब एक तीसरा फॉस्फेट मिलता है तो क्या बन जाता है, एटीपी। क्या बन जाता है जी, अरे क्या बन जाता है, ओके। तो देखो, अब सुनो, एटीपी ऐसे बनेगा, जैसे ही ग्लूकोज से एनर्जी निकलेगी, समझ गए, ये एनर्जी इनके पास आएगी, एडीपी और एटीपी को मिक्स कर देगी, और क्या बन जाएगा, एटीपी। कोई दिक्कत नहीं है, अरे हाँ क्या ना। अब वो जो एनर्जी यहाँ गई थी, वो छुपी हुई है एटीपी के अंदर में। एटीपी बाहर से, अंदर से ऐसा दिखेगा, उसके अंदर में एक एडीपी है और एक क्या है, पी। मेरी बात समझ रहे हो। एटीपी में कुछ नहीं है, दो डाइफॉस्फेट, दो फॉस्फेट थे, तीसरा और आ गया तो क्या बन गया, ट्राइफॉस्फेट। एक्चुअली में ऐसा दिखता है, समझ गए। एटीपी के अंदर क्या है, एटम्स, CO2 क्या होता है, बस हर चीज एटम ही है ना, हर चीज एटम है, एवरीथिंग इज एटम। मैंने 9 ने क्या बोला था, दुनिया की हर चीज एटम से बनी है, एटम के अलावा कुछ नहीं। सर मैं सोचने में भी एटीपी हर चीज में, तूने अभी ये किया ना, उसमें भी एवरी एक्टिविटी, हंसता ना कोई भी एक्टिविटी हमारी बॉडी में हो रही हो, हमको, ओके। रोनी हाँ क्या क्या हाँ बारिश चल रही है बेटी दे देती अब बोतल पड़ेगा लाइक ऑन की टाइप नहीं शुरू है इसी को हम एटीपी बोलते हैं। आपका खाली फूल है क्या है कहीं ना कहीं आ नहीं कहीं ना कहीं बंद जाएगी बात जाएगी हाँ फिर मैं वीडियो में हाँ देख लो, कभी देखा है अब देख लूंगी, कभी नहीं देखा बस 5 मिनट और, ज्यादा नहीं, ठीक है, ठीक है। नहीं ज्यादा बेटा, पापा ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं भी जाना भाई इच्छा है जाने की बहुत क्या तो थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा ना ठीक है, ये क्लियर है कैसे बनता है एटीपी। यस अरे हाँ के ना, ओके। अब सुनो, एटीपी बन गया। अब मेरे पास क्या पड़ा है, एटीपी, सेल के पास एटीपी पड़ा है। अब उसको एक रिएक्शन करवानी है, उस रिएक्शन में क्या चाहिए, एनर्जी। वो क्या फेंकेगा, एनर्जी अब बेटा प्लीज डोंट राइट एग्जाम में आवर सेल थ्रो एटीपी एंड से चल डू द रिएक्शन प्लीज ऐसे नहीं लिखना, मैं उसे समझा रहा था कि इंटरेस्टिंग बन रहा है वो टॉपिक।
वरना बेटा ये एटीपी डाई ट्राई माथा फोड़ है यार, ठीक है, समझे? तो प्रॉपर से लिखना कि व्हेन आवर सेल यूज एटीपी टू ड्राइव द वेरियस एंडोथर्मिक रिएक्शंस, आपको ऐसे लिखना है और वो भाषा अंदर लिखी हुई है, यस सर। ठीक है, आपको ये लिखना है। तो इन दोनों फर्क क्या है? हाँ, इन दोनों फर्क, एक साइंटिफिक भाषा है, ठीक है, और एक देसी भाषा, और वो काम नहीं करते। समझ गए? डन है? ओके। तो ये था एटीपी के बारे में। अब चलो सब पढ़ लिया, एटीपी पेटीपी सब पढ़ लिया, ठीक है सर। अब एक बात अभी भी नहीं पढ़ी सर, ऑक्सीजन नाक से हमने लिया, कहाँ गया? लंग्स में। लंग्स तो यहाँ पे है, ऑक्सीजन तो लंग्स में है, पर हमारे सेल तो बॉडी के हर जगह पे है, वहां कैसे पहुंचता है? दूसरा, लंग्स के अंदर हो गए, लंग्स के अंदर ऑक्सीजन है तो ब्लड में कैसे गया? हाँ, तो एल्वेलाई भी तो सामान है ना, उसने कैसे पार किया होगा एल्वेलाई को? क्या फंडा काम कर रहा है? और दूसरा, अगर आपको ये लगता है कि आप अंदर हवा खींचते हो तो ये आपका भ्रम है। हम कोई हमारे नाक में कोई से हाथ लगे हो कि हवा अंदर पकड़ के अंदर खींचते हैं? ये बाहर की हवा ऑटोमेटिक अंदर खींच जाती है। कभी सोचा है? जो बाहर हवा है वो यहाँ कैसे पहुंच जाती है? हम तो सर मैंने अंदर खींचा, अच्छा खींचा मतलब क्या हुआ? आपने इसे पकड़ा, हवा को अंदर खींचा ऐसे, क्या देखो कुछ नहीं। ओके, तो अब हम ह्यूमन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है कि अंदर क्या होता है, एक बार ऑक्सीजन अंदर गई तो गई कैसे अंदर, क्यों गई अंदर ऑटोमेटिक, फिर अंदर जाने के बाद उसके अंदर होता क्या है, ओके वो पड़ेगी। फिर ये ओके सर, हमारे पास तो लंग्स है, हमको ऑक्सीजन मिल गई, प्लांट के पास कौन से लंग्स है? वो उसको ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? ओके, तो ये सब अपन नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर? नेत्र बेटा समझ में आ गया यहाँ तक?